अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत सबके लिए। गर्मियां की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, बच्चे स्कूल पे हैं और बच्चे बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी है। तो बच्चे करते क्या हैं? बच्चों को कोई ना कोई मशगला चाहिए। कभी उन्होंने नाक में कुछ घुसा लिया, कभी कान में घुसा लिया, कभी कोई भी चीज़ पड़ी हुई थी जिसका दूर दूर से ताल्लुक नहीं था, तेज़ाब था, कुछ था, उसको उठा के पी लिया। कभी अचानक इतना ज़ोर का पेट में दर्द हुआ कि पेट पकड़ के बैठ गए, समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, हाथ तोड़ लिया, पैर तोड़ लिया। ये सारी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा गर्मियों में होने वाली है और ऐसे केस में आपने क्या करना है, इस इमरजेंसी को कैसे डील करना है, किस डॉक्टर के पास जाना है और इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए ताकि आपके बच्चे की जान भी बच सके और वो किसी भी किस्म की डिसएबिलिटी से बच सके। हमारे यहाँ ये टेंडेंसी है कि हमारा बच्चा होता है ना, हम बहुत हसास होते हैं उसको लेके, हम कहते हैं नहीं नहीं हमने ऑपरेशन नहीं कराना, बच्चा बेचारा बड़ा छोटा है, अभी कोई बात नहीं, वेट करते हैं। प्लीज़ टाइम पे ऑपरेशन करा लेना बहुत बेहतर होता है। प्रोसीजर करा लेने से कोई मसला नहीं होता। आजकल तो बहुत लीस्ट इन्वेसिव किस्म के प्रोसीजर्स हैं जिनमें कट भी बड़ा नहीं लगता, खून भी लॉस नहीं होता, आपको बेहोश भी नहीं किया जाता और बच्चे का जो अंदर का मसला है जिसको कि इमीडिएट एक्शन की सख्त ज़रूरत थी वो फ़ौरन ठीक भी हो जाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, पीडियाट्रिक सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर नदीम अख्तर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा डॉक्टर साहब बताइए, बच्चे तो अब घर पर हैं और माँ बाप को उन्होंने खूब अब बिज़ी किया हुआ है, स्पेशली उनको कुछ ना कुछ रोज़ाना बच्चे को होना होता है टू कीप द पेरेंट्स बिजी। तो ये जो इमरजेंसीज हैं इनसे हम शुरू करते हैं कि सबसे कॉमन इमरजेंसी ये जो फॉरेन बॉडी है, या अगर किसी बच्चे ने निगल लिया है, सिक्का निगल लिया, ढक्कन निगल लिया या कोई पेंसिल अंदर डाल ली या यहाँ डाल ली, तो इसका क्या करें? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपने टच किया है। बच्चे अक्सर देखा जाता है कि ख़ास तौर पे अगर जो खिलौने होते हैं उनमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं। जब खिलौना ख़राब हो जाता है या काम करना छोड़ देता है, बच्चे में एक तजस्सुस का मादा पाया जाता है, तो वो उस खिलौने को खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। हाँ। उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो उनके पास आ जाते हैं और कई दफ़ा वो निगल लेते हैं या मुंह में डाल लेते हैं। अच्छा, इसमें जो दो मेन प्रॉब्लम्स जिनको हम देखते हैं, अगर तो वो फॉरेन बॉडी जिसको हम कहते हैं, तो ये पार्ट्स या तो खाने की नाली में जाके किसी जगह पे स्टक हो सकते हैं और कभी बहुत ही ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर सकते हैं जिसमें ये पार्ट्स जो हैं ये सांस की नाली में चले जाएं। और अगर सांस की नाली में जाएं तो बच्चे जो हैं वो बहुत सिक हो जाते हैं, यानी उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी या सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ये एक एक्यूट एमरजेंसी है जिसमें अगर बर वक्त बच्चे को विदिन मिनट्स या विदिन इमीडिएटली उसको मेडिकल केयर ना दी जाए तो वो अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो सकते हैं। अच्छा। तो इसके लिए पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को इन चीज़ों से पहुंच से दूर रखें। बिल्कुल। और उनको ऐसी जगहों पर रखें जहां उनकी रसाई ना हो। अच्छा, और अगर ये हो जाए, फॉर एग्जांपल बच्चे के कुछ फंस जाता है, तो वो जो हमने हाइमलिक्स मैनूवर सीखा था, आप थोड़ा सा उसको बताएंगे कि वो पेरेंट्स ने कैसे करना है और कोई चीज़ फंस गई और अगर फंसी रहती है फिर भी, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाके व्हाट डू दे एक्सपेक्ट दैट द सर्जन इज़ गोइंग टू डू और से? अच्छा देखें, अगर तो कोई चीज़ गले में सिर्फ फंसी है जिसमें बच्चा चोक होता है या उसको खाने में निगलने में कोई तकलीफ है या मुंह में से सलाइवा या जो लुआब है वो निकलना शुरू होता है, तो बच्चे को इमीडिएटली अपसाइड डाउन यानी उल्टा करके उसको थपकी दें उसकी कमर के ऊपर, ताकि वो सांस बेहतर तरीके से ले सके। और कई दफ़ा ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसका कोई एक सिरा बाहर होता है, कुछ मुंह में बच्चे ने आधा स्वॉलो किया होता है, तो वो मदर उसका मुंह आराम से ओपन करके बहुत जेंटली उसको निकाल सकती हैं। लेकिन कभी भी बच्चे के साथ फोर्स ना यूज़ करें, कोई ऐसी अमल ना करें जिसको उसको मज़ीद नुकसान हो या वो फॉरेन बॉडी मज़ीद आगे चली जाए। जैसे आपने शुरू में ऐसी फॉरेन बॉडीज़ का भी जिक्र किया जो नाक में मसलन चली जाती हैं, तो बिल्कुल घर में जो आम चीज़ें होती हैं उससे कोशिश ना की जाए कि उसको निकाला जाए, वो मज़ीद अंदर चली जाएंगी। तो नाक में हो गया, कान में होगा, अगर कोई चीज़ चली ही गई है तो आपने कोशिश नहीं करनी खुद निकालने की, बल्कि डॉक्टर के पास जाके करना है ताकि कान का पर्दा ना फट सके, नाक के अंदर मज़ीद इनहेल होकर सांस की नाली में ना जा सके। अच्छा, आपने बात की थी तेज़ाब पीने की भी, कि बच्चा अगर खुदा न खास्ता उसने कोई भी ये टॉयलेट क्लीनर तेज़ाब वगैरह पी लिया है, फिर क्या होना चाहिए रद्द अमल? देखें, ये अगेन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जिसको हम कहते हैं। लेबल करके एग्जैक्टली, उनको ऐसी आम देखा गया कि जो आम फिजी ड्रिंक्स या जो बॉटल्स हैं, जो आम मशरूबात की बोतल हैं, उसमें ये तेज़ाब डाल के पेरेंट्स रख देते हैं क्योंकि इजीली एक्सेसिबल है। सो बच्चा उसको एक मशरूब समझ के वो पी लेता है। लेकिन एक छोटा सा सिप जो है वो भी पूरी ज़िंदगी उसकी ख़तरे में डाल सकता है, क्योंकि इससे होता यह कि ना सिर्फ मुंह का हिस्सा जल जाता है बल्कि पूरी जो सांस की नाली
और कभी कभी खाने की नाली जो है वो बर्न हो जाती है। और इसके जो असरात हैं बच्चे पे वो बहुत दूर असरात होते हैं और उसको कई सर्जरीज और कई ऑपरेशन से गुजरना पड़ सकता है। आपका जो मेन क्वेश्चन था कि इमीडिएटली क्या करना चाहिए, तो ऑब्वियसली इमीडिएटली आप बच्चे का जो भी मुंह में थोड़ा बहुत तेज़ाब या एल्कली या जो भी चीज़ है उसको सफाई करें, उसको कोई भी एक कपड़ा हाथ पे उंगली पे लपेट के उसको अच्छी तरह अंदर से वॉश करें और इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल लेके जाएं, ना कि उसको कोई ऐसी अद्वियात दी जाएं जिससे वो मज़ीद खराब हो। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि ये तो हो गया जो इन्होंने इमरजेंसी खुद की। चले कॉलर भी आ गए सबसे पहले। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर साहब मैं सईद अब्बासी बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी पूछिए। डॉक्टर मुझे डॉक्टर साहब से सवाल करना था कि मेरी बेटी है, तकरीबन उसकी उम्र 15 में है जी, और उसको बाजू पे रेड कलर का निशान है जिसे बर्थ मार्क कहते हैं। जी, तो पहले के डॉक्टर साहब कह रहे थे, चेक करवाया था, कहते थे ये 2 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी हमने दोबारा चेक करा तो बहुत ज्यादा हुआ है। वो कहते हैं कि वेने या क्या चक्कर है? क्या है? कोई वेन्स, कहते हैं कि वेन्स की वो वेन्स, एरिया है। अच्छा, हेमेंजियोमा टाइप है। ठीक है, चलिए। अभी उन्होंने मुझे कहा तकरीबन 6 साल तक ये बढ़ेगा, खुद खत्म हो जाएगा 12 साल तक। ठीक है। अब मुझे ये पूछना, कह रहे थे तकरीबन 12 साल तक आप 6 से लेके 12 ख्याल रख रहे हैं। अब छोटी बच्ची है, जरा स्कूल जाएगी या खेलेगी, तो अब मुझे पूछना ये है कि अब इसका क्या करना चाहिए? खुद बहुत खत्म हो जाएगा या फिर ऑपरेट करना पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, आप आंसर जरूर सुनिए। जी, वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत खुशी है कि आप इसको इस प्रोग्राम में हाईलाइट कर रहे हैं। ये जो बीमारी है, जैसे डॉक्टर तायरा ने भी बताया, इसको हेमेंजियोमा कहते हैं, चूँकि हर चीज़ का एक नाम है। हेमेंजियोमा का मतलब ये होता है कि ये जो खून की रगें जो जिल्द को सप्लाई ब्लड करती हैं उनकी सोजिश होती है या उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये पैदाइश के वक्त एक छोटा सा लाल से कलर का, रेड कलर का या नीले कलर का एक छोटा सा निशान होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है तो इसकी भी ग्रोथ होती रहती है और इसका साइज़ बढ़ता रहता है। इसका एक हर बीमारी का एक नेचुरल कोर्स होता है जो आप को किसी डॉक्टर ने बताया भी है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखा गया है कि ये बढ़ने के साथ साथ फिर 7 साल की उम्र तक या 8 साल की उम्र तक ये आहिस्ता आहिस्ता कम भी हो सकता है। लेकिन अगर ये इसकी निशान का बढ़ने की जो तनासुब है वो ज़्यादा है तो आपको इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ये बिल्कुल एक काबिल इलाज मर्ज़ है और ख़ास तौर पे बच्चों में देखा गया कि वो इसको स्क्रैच करते हैं या छीलने की कोशिश करते हैं, उस सूरत में इसमें सीवियर या शदीद ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इसमें आप मुआलिज से रुजू करें। इसका 2 किस्म के ट्रीटमेंट हैं। एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जो सबसे पहला इलाज किया जाता है, इसमें कुछ अद्वियात हैं, वो मैं इस तरह से तो आपको नहीं बता सकता जब तक आप विज़िट ना करें किसी सर्जन या डॉक्टर के पास। वो अद्वियात देने से ये आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ जाता है और या ख़त्म हो जाता है। और दूसरा ट्रीटमेंट अगर उससे भी ठीक ना हो तो फिर एक इंजेक्शंस होते हैं जिसको स्क्लेरोथेरेपी हम कहते हैं। वो इंजेक्शंस इनकी रूट्स या जड़ों में लगाए जाते हैं जिससे ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। यहाँ मैं एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ कि सर्जरी इसका बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं है। सर्जरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी नहीं करानी चाहिए। अगर कोई सर्जन इसको ऑपरेट करेगा तो इसमें दोबारा होने के जो शरह या तनासुब है वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, और इसमें एक और बात भी आपने ध्यान रखना है कि आजकल बहुत सारे लोग लेज़र्स को मार्केट करते हैं। लेज़र इसका वाकई हल होता है, लेकिन एक प्रॉपर लाइसेंस्ड डॉक्टर के हाथ में। आप किसी से भी लेज़र मशीन किसी के पास है और वो कहता है कि हम इससे वेन्स को जो है वो गायब कर देते हैं, तो प्लीज़ ऐसे लोगों को ट्रस्ट मत करिए। और कहीं से भी इंजेक्टेबल नहीं लगवाना, इसने बाकायदा खून को जमाना है। तो प्रॉपर पीडियाट्रिशियन जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उन्हीं के पास जाके उसका जो है इलाज कराना बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है। हमारे बच्चे बहुत ही हमारे लिए वैल्यूबल है और मेरा ख्याल है हमारे बहुत सारे जो कॉलर्स होते हैं, हमारे देखने वाले होते हैं, उनको ये वाली चीज़ नहीं समझ आती कि बच्चों की जो डायग्नोसिस है वो बड़ों से बहुत अलग है। उनकी डोजेज, उनकी वेट के हिसाब से, उनके स्पेसिफिक कंडीशंस के हिसाब से, किसी को कोई एलर्जी हो सकती है, कोई सेंसिटिव हो सकता है पेंसिलिन को। तो ये बात ज़रा थोड़ा सा आप बताइए कि नॉट एवरी चाइल्ड इज़ द सेम एंड ग्रोथ के हिसाब से, वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से आप करते हैं ट्रीटमेंट। मैं इस पे एक बहुत अच्छा एक जुमला बताता चलूँ जिसको मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि चाइल्ड इज़ नॉट अ स्मॉल एडल्ट। यानी ये ऐसा नहीं है कि किसी एडल्ट को छोटा श्रिंक करके एक छोटा बच्चा बना दिया गया है। बच्चे की रिक्वायरमेंट ही फ़र्क है, उसकी ना सिर्फ डोजेज, उसकी टाइप्स ऑफ मेडिसिन जो यूज़ की जाती हैं उसमें आपको बहुत ख्याल करना पड़ता है कि ज़रा सा डोज डिफरेंट हो जाए तो वो उसके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ना सिर्फ ये डोजेज बल्कि इसको डायग्नोस या तशख़ीस करना ये सिर्फ वही सर्जन्स कर सकते हैं जो
उस शोबे से जिनका ताल्लुक है या जो ट्रेनिंग रखते हैं। सो अगर आप किसी भी बच्चे को कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है तो उनको पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाना चाहिए, ना कि ऐसे डॉक्टर्स के पास जाएं जो इस बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं रखते या उनको उसके बारे में नहीं पता। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी कंडीशंस के साथ बच्चे पैदा होते हैं, जैसे क्लेफ्ट पैलेट हो गया या क्लेफ्ट लिप हो गया, जहाँ उनका होंठ या तो जुड़ा हुआ होता है, कटा हुआ होता है, या टंग टाइड होती है, ऊपर की तरफ जुड़ी हुई होती है, और ये तो बहुत कॉमन किस्म का इशू है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। उसको वो रहने देते हैं, बढ़ने देते हैं और फिर वो इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है, डिसफिगर भी हो जाता है, बच्चे की सेल्फ इस्टीम भी हर्ट होती है। तो क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, टंग टाई, इनके बारे में आप प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए, ये तीनों डिफरेंट बीमारियां हैं, आपस में इनका डायरेक्टली तो ताल्लुक नहीं, लेकिन लोकेशन या एरिया वही है। सबसे पहले मैं टंग टाई के बारे में, जो कि एक बहुत कॉमन, बहुत सादा सी बीमारी समझी जाती है, जिसको आम जुबान में लोग तंदवा भी कहते हैं, जिसमें इसका मतलब है कि ज़ुबान जो है वो नीचे जुड़ी होती है। अब जैसे मैं बातें कर रहा हूँ आपके साथ, मेरी ज़ुबान बार बार जाके तालू के साथ या पैलेट के साथ लगती है, और उसी से जो स्पीच है वो पैदा होती है, और दूसरा सुनने वाला उसको कॉम्प्रीहेंड कर सकता है कि इसका मतलब क्या है। अगर एक बच्चा है जिसकी ज़ुबान जुड़ी हुई है, वो पूरी तरह मूव नहीं कर सकता, तो वो साउंड्स तो ज़रूर निकालेगा लेकिन हैंडीकैप्ड होगा, उसकी स्कूलिंग अफेक्ट होगी, डे टू डे लाइफ अफेक्ट होगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होंगे और उसकी डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हो जाएंगे। और ये चीज़ें अगर एक दफ़ा एक बच्चे में आ जाएं तो उनको दुरुस्त करना बहुत मुश्किल होता है। सो हमारे पास अक्सर बच्चे आते हैं जिनको टंग टाई पैदाइशी होता है, वो कई साल उसको ट्रीटमेंट इस खौफ से नहीं कराते कि पता नहीं ट्रीटमेंट से क्या हो जाएगा। सो अगर किसी बच्चे को टंग टाई है तो आप सर्जन, पीडियाट्रिक सर्जन से रुजू करें। छोटा सा है बिल्कुल, प्रोसीजर रिलीज हुआ और बच्चा बोलने लगा। एक कॉलर ले लेते हैं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम शाहिद हुसैन भट्टी है और मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी बताइए शाहिद साहब। हाँ, मैं ये प्रोग्राम देख रहा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया। मैं एक डिजीज के बारे में डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि उसके बारे में थोड़ा बात करें। ये जो मेरे न्यूबॉर्न बेबी में भी ये इशू आया था कि वो फूड की नाली जो थी वो ब्लॉक थी। जी हाँ, तो उसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस। अच्छा बिल्कुल, थैंक यू सो मच, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन अगेन, वेरी वेरी गुड कॉलर्स टुडे। जी बताइए कि ये निगलने में मसला, उल्टी का हो जाना, खाने का बाहर निकल आना और फिर ग्रोथ ना होना एज अ रिजल्ट, क्योंकि जो नाली है उसमें स्ट्रक्चर है या जो भी है, उसको आप प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, इसमें जो सवाल कॉलर ने किया है, आई एम वेरी हैप्पी। ये उन्होंने कहा है कि न्यू बॉर्न बच्चे की खाने की नाली बंद थी। इस बीमारी को कहते हैं ईसोफेजियल एट्रीजिया। ईसोफेजियल एट्रीजिया का मतलब है कि खाने की नाली एक जगह से अक्सर गर्दन के लेवल पे जाके वो बिल्कुल बंद होती है या आगे डेवलप नहीं हुई होती। बात सिर्फ यहाँ नहीं ख़त्म होती, इसका जो नाली का अगला हिस्सा है वो सांस की नाली के साथ मिला होता है। 80% बच्चों में ये प्रॉब्लम होता है जिनके खाने की नाली बंद हो। इनको इमीडिएटली इसकी जो अलामात हैं, अक्सर अगर तो पैदाइश से पहले अल्ट्रासाउंड किया जाए उससे भी पता चलता है कि ये बीमारी है, और अगर ना पता चले बर्थ के बाद बच्चे में ड्रूलिंग जिसको या सैलिवेशन यानी मुंह में से स्लाइवा जो है या थूक जो है वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। बच्चे को अगर घुट्टी या कोई भी चीज़ दें वो स्वॉलो नहीं कर सकता। ऐसी सूरत में फौरी तौर पे उन सेंटर्स में जाएं जहां बच्चों की सर्जरी के टर्शरी सेंटर्स या बहुत एक्सपर्ट सर्जन्स मौजूद हैं। इन बच्चों की सर्जरीज करनी पड़ती हैं। ओवर द ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये बहुत ऐसे ऑपरेशंस किए हैं जो बच्चे अब एक बहुत ही तंदुरुस्त ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। अच्छा, तो आपने कहा कि कोई भी अगर ऐसी हो कि उनकी खुली ही ना हो नाली, तो इसका ऑपरेशन मुमकिन है और इसी ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ऐसे ही छोड़ दें। अब हम उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो बहुत सारे हर्निया भी तो होते हैं बच्चे में, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पाउच एक बाहर की तरफ निकल रहा होता है या ऊपर की तरफ आ रहा होता है या बिल्कुल लटक रहा होता है। तो ऐसे हर्नियास को कितनी जल्दी ट्रीट करना चाहिए, कितना लंबा ऑपरेशन होता है, कितना डाउन टाइम होता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है ना ट्रीट करने की? देखें, दो किस्म के हर्नियाज हैं जो बच्चे हमारे पास आते हैं। एक, सबसे पहले मैं उस हर्निया का जिक्र कर दूं जिसकी कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसको अम्बलाइकल हर्निया या नाफ का हर्निया कहते हैं। ये अगर बच्चे में हो, जी हाँ, ये कॉमन चीज़ है जो ख़ासतौर पे अगर प्री मैच्योर बेबी डिलीवर हो तो उसमें देखा जाता है। इसका ऑपरेशन तब तक नहीं किया जाता जब तक बच्चे की उम्र 3 इयर्स या स्कूल गोइंग ना हो जाए। सो स्कूल गोइंग पे भी इसलिए किया जाता है कि उसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो ऐसे बच्चों के ऑपरेशंस नहीं किए जाते, सिर्फ उनको ऑब्जर्व किया जाता है, पीरियोडिकली बीच में देखना होता है।
दूसरा जो हर्निया है इसको इंग्वाइनल हर्निया या जो छोटे पेशाब की जगह के जो साइड की जगह है वहाँ से ये एक उभार या सोजिश की शक्ल में ये अपीयर होता है, इसको इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। इसकी ट्रीटमेंट जो है वो मस्ट है, मैंडेटरी है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, वो है सर्जिकल। इसमें डिले नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें आंत जो है वो फंस सकती है और एक एक्यूट एमरजेंसी की शक्ल इख्तियार कर सकता है। यहाँ पे ये मैं एक चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि जो सबसे कॉमनेस्ट ऑपरेशन जो पीडियाट्रिक सर्जन करता है वो हर्निया का होता है। सो इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर बच्चे को हर्निया है आप लेके आएँ, और ये आजकल हमारे पास डे केयर सर्जरी होती है, यानी आप बच्चे को एग्जैक्टली बच्चे को लेके आते हैं, ऑपरेट होता है, उसके 1 घंटे के बाद हम बच्चे को घर भेज देते हैं। और जो स्टिचेस होते हैं, अक्सर पेरेंट्स की ये क्वेश्चन होता है कि स्टिचेस कितने आएंगे, क्या मसले होंगे। स्टिचेस आर एब्जॉर्बेबल, एक ही कॉस्मेटिक रनिंग स्टिच होता है और इसका कोई निशान नहीं रहता। अच्छा, आपने कहा था कि अम्बिलिकल हर्निया जो है उसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, तो अगर नाफ के ऊपर कोई चीज़ बाहर आ रही है, खांसने से ज़्यादा आती है या स्ट्रेन करने से ज़्यादा आती है और वैसे वापस चली जाती है, तो उसका कोई मसला नहीं, उसे कुछ नहीं करना चाहिए, राइट। और बाकी कहीं पे भी अगर किसी किस्म का पाउच बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा, तो आपने उसको फ़ौरन सर्जरी करनी। ये तो हमने बात कर ली ना कि आंतों की और मैदे के अराउंड के रीजन की या इंग्वाइनल रीजन की। अब जो बहुत कॉमन लड़कों में, बच्चों में हाइड्रोसील है, वो जो थैला है, उसको आप मेरा ख्याल है आप ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ों में इसको डिस्क्राइब कर देंगे, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। और जो टेस्टिकुलर टॉर्जन है, जो बहुत ज़्यादा ज़ोर का दर्द होता है स्पेशली यंग लड़कों में, तो उसको किस तरह डील करना चाहिए? देखिए ये दोनों मुख्तलिफ बीमारियां हैं, तो मैं पहले टॉर्शन के बारे में, क्योंकि ये एक एक्यूट एमरजेंसी है। टॉर्शन का मतलब है टेस्टिकल जो है ये एक हैंगिंग स्ट्रक्चर है, यानी ये इसकी जो ब्लड सप्लाई है ये ऊपर से आती है, ये एक किस्म का एक लटक रहा होता है, तो ये ट्विस्ट कर सकता है, घूम सकता है अपनी एक्सेस पे। अगर ये ट्विस्ट कर जाए तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाएगी और एक वाइटल ऑर्गन जो है वो डेड हो सकता है। सो अगर बच्चे को स्क्रॉटम में या निचली जगह पे दर्द हो या रेडनेस डेवलप हो, तो इमीडिएटली आप पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाएं और इसका ट्रीटमेंट, दिस इज़ रेस अगेंस्ट टाइम। अगर इसमें वक्त ज़ाया हो जाए सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस में, अक्सर देखा गया है कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो अल्ट्रासाउंड लिख देते हैं, अल्ट्रासाउंड अवेलेबल नहीं होता, उसी में भाग दौड़ में वो 24 आवर्स 48 आवर्स का टाइम गुजर जाता है और जो वाइटल ऑर्गन है वो डेड हो जाता है। सो दिस इज़ एन एक्यूट सर्जिकल एमरजेंसी। दूसरी जो बीमारी का आपने जिक्र किया, हाइड्रोसील, हाइड्रो मीन्स वाटर, इसका मतलब होता है कि नीचे पानी जो है वो स्क्रॉटम में इकट्ठा हो जाता है। अगेन न्यूबॉर्न बच्चों में हाइड्रोसील एक कॉमन प्रॉब्लम है, इनका अगेन ट्रीटमेंट या इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती अगर उसके साथ हर्निया ना हो। अगर सिर्फ हाइड्रोसील हो तो उसमें हम 1 ईयर तक वेट करते हैं कि वो पानी खुद ब खुद जिस रास्ते से नीचे आया होता है उसी रास्ते से वो वापस भी चला जाता है। लेकिन अगर बियॉन्ड 1 ईयर परसिस्ट करे तो उसको इन्वेस्टिगेट या ट्रीट करना पड़ता है। अच्छा, अभी कुछ बच्चों में ये भी होता है ना कि उनका टेस्टिस पूरी तरह डिसेंट नहीं किया होता। फॉर एग्जांपल उनको जब वो देखती हैं माएँ तो उनको लगता है कि एक में है और एक में नहीं है, या कमी एक छोटा और एक बड़ा उनको फील होता है, तो उसके लिए भी क्या करना है? पर पहले कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? काशिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी काशिफ साहब पूछिए। अच्छा मैम, मुझे एक क्वेश्चन करना था। ये मेरी बेटी है, वो 2.5 साल की है, तो उसका हम कैलेफ पैलेट का तालु का मसला था उसका, तो हमने 1 साल पहले उसकी ट्रीटमेंट करवाई थी। लेकिन उसकी 1 साल हो गया है, उसकी स्पीच डिले है, तो इसके हवाले से डॉक्टर साहब से पूछना था कि क्या दाया अमल में इख्तियार करना चाहिए। ठीक है, कोई स्पीच थेरेपिस्ट आता है आपके पास? नहीं, 1-2 थेरेपिस्ट से चेक तो करवाया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी इसको छोटी छोटी एक्टिविटीज करवाएं, जैसे फूक मारना सिखाएं और जुबान की वो सारा कुछ तो ठीक है, लेकिन उससे कोई अभी कोई खास तो फर्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ एक मामा बोलती है और बाकी मतलब समझती है सारी बात लेकिन बोल नहीं पाती। चलिए, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। क्लेफ्ट पैलेट हमने कंटिन्यू करना था वो डिस्कशन भी, और फिर स्पीच पैथोलॉजी के बारे में। देखें, स्पीच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ज़िंदगी का, और बच्चे के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ज़ाहिर है उसका दिल करता है मैं कम्युनिकेट करूं, और अगर वो बोल नहीं पाता तो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उसको बहुत सीवियर होंगे। सो अगर बच्चे को क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी के बाद, जैसे साहब ने कहा कि उसको स्पीच का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो उसमें देखना है कि क्या वो पैलेट प्रॉपरली रिपेयर हुआ भी है या नहीं। इसमें हलक में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको यूवुला कहते हैं, जो पीछे एक लटक रहा होता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर वो पूरी तरह से यानी उसको रिकंस्ट्रक्ट ना किया जाए तो उसमें स्पीच के बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है। और अगर पैलेट प्रॉपरली रिपेयर्ड है तो ज़ाहिर है इनको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है। स्पीच थेरेपी के साथ साथ इनको साइकोथेरेपी या साइकोलॉजिकल थेरेपी
की भी ज़रूरत होती है। स्पीच थेरेपी का मैं थोड़ा सा जिक्र करता चलूँ यहाँ पे कि ये हर जगह अवेलेबल नहीं होती। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बच्चों के स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो बहुत कम है। तो इस पे हमने एक आर्टिकल या रिसर्च की, तो जो कारी हजरात हैं वो तो हर जगह होते हैं जो, और कुरान का जो कायदा है जिसमें वो ऐसे अल्फाज हैं और वो साउंड्स हैं जो कि बच्चों को वैसे भी घर में पढ़ाया जाता है, तो अगर उसके ऊपर भी तवज्जो दी जाए तो उनकी स्पीच बहुत बेहतर हो जाती है और उनको प्रॉपर जो क्वालिफाइड स्पीच थेरेपिस्ट हैं उनके पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कितनी अच्छी बात है। आप देखिए डॉक्टर साहब ने आज बहुत ही आपको ज़बरदस्त बात बताई है कि आप कारी साहब को जो कि कायदा पढ़ाते हैं अगर उनको भी रख लेते हैं और वो रोज़ाना उसके साथ, पर ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, आपने कोई भी चीज़ बीच में छोड़ नहीं देनी, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट। अच्छा, हम वापस आते हैं डिसेंट ऑफ टेस्टीज़ के ऊपर कि एक जो है टेस्टीज़ डिसेंट हो गया होता है और एक नहीं हुआ होता, तो इसका क्या तरीका है? इसको वेट करना है, सर्जिकली ठीक करना है, क्या करना है? देखिए ये अनडिसेंडेड टेस्टिकल इसको कहते हैं, यानी वो टेस्टिकल जो अपनी जगह पे नहीं पहुंचता। या मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि टेस्टिकल जो है जहाँ किडनी होती है वहाँ पे ये उस जगह पे ये डेवलप होता है, फिर इसको एक ख़ास रास्ता तय करना होता है, कुछ पार्ट ये एब्डोमेन या पेट में ट्रैवल करता है और उसके बाद फिर ये एक सुराख है उसमें से निकल के अपनी असल जगह तक जाता है। सो इस सफ़र के दौरान अगर ये किसी जगह रुक जाए तो इसको अनडिसेंडेड टेस्टिकल, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अनडिसेंडेड टेस्टिकल एक न्यू बॉर्न जब भी बेबी पैदा हो उसके एग्जामिनेशन का हिस्सा है, चेक करना कि आया वो टेस्टिकल अपनी जगह पे हैं या नहीं। और अगर पेरेंट्स को पता हो कि ये अनडिसेंडेड टेस्टिकल है तो इसकी सर्जरी का जो टाइमिंग है दैट इज़ 6 मंथ्स, यानी 6 माह पे ये सर्जरी हो जानी चाहिए। अगर टेस्टिकल की सर्जरी 6 माह तक ना की जाए और ये अपनी जगह पे ना हो तो इसका मतलब है ये हाई टेम्परेचर पे होता है। और हाई टेम्परेचर पे होने की वजह से जो इसका स्ट्रक्चर तो रहेगा, टेस्टिकल तो मौजूद रहेगा लेकिन उसका फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। सो ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए नहीं ज़रूरी बल्कि आगे चल के साइकोलॉजिकल, और ना सिर्फ ये सेकंड डेकेड यानी 20 साल या 30 साल की उम्र में ये कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। सो इसको बर वक्त इलाज करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा सा आजकल गर्मियों का मौसम है और बच्चे भी और बड़े भी बाइक्स के ऊपर जा रहे होते हैं और बाइक की जो सीट है वो लेदर वाली बहुत ज़्यादा हीट अप भी हो जाती है, उन्होंने फिर टाइट किस्म की जीन्स भी पहनी होती है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा एडवाइस कर दे। जो आपने कहा कि हमेशा जो टेम्परेचर है टेस्टिकल्स का उसको कम होना चाहिए बाकी जगहों से, तो कोई ऐसी चीज़ जो कि वो उसके ऊपर रख सकें या दे मेक श्योर कि द टेम्परेचर डजंट गो बियॉन्ड इट, ताकि इस तरह का परमानेंट डैमेज से वो बच सकें? देखिए ये इसके ऊपर तो स्टडीज़ बहुत मौजूद हैं कि शॉर्ट टर्म हाई टेम्परेचर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। जैसे मसलन कोई साइकिल पे बैठा है या मोटरसाइकिल पे है तो वो एक शॉर्ट ट्रैवल के लिए उस पे जा रहा है, तो उससे उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे या टेस्टिकुलर फंक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अनडिसेंडेड टेस्टिकल में जब हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो कॉन्स्टेंटली हाई टेम्परेचर पे होता है, यानी वो असल जगह पे गया ही नहीं। स्क्रॉटम में कुदरत ने एक नेचुरल मैकेनिज्म रखा है जहाँ पे वो उसका हीट एक्सचेंज होता है और उस वजह से उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी कम होता है। सो कांस्टेंट हाई टेम्परेचर्स पे वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बताइए, ये जो अपेंडिक्स होता है और अपेंडिसेक्टमी आप कर देते हैं फ़ौरन, बड़े सारे सबके स्कार दिखा रहे होते हैं बड़े शौक से कि ये हमारी सर्जरी हुई है, लेकिन ये बहुत दफ़ा मिस भी हो जाता है क्योंकि पेट में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा होता है, रेडिएट भी करा होता है और लोगों को समझ नहीं आ रहा होता क्या, एंड एज अ रिज़ल्ट कभी कभी फीटल भी हो जाता है। तो इसकी क्या इमरजेंसी किस्म की सिम्टम्स हैं, कितनी जल्दी इसको लेकर जाना है, कितनी जल्दी सर्जरी करनी है और कितनी जल्दी आप बाहर आ सकते हैं? देखिए ये एक बहुत ब्रॉड क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। पेट में किसी भी बच्चे को दर्द हो सकता है, सबसे कॉमन प्रॉब्लम है बच्चे में पेट का दर्द होना। अगर किसी भी बच्चे में पेट का दर्द हो और शदीद उस नौइयत का हो तो आपको सर्जन को ज़रूर रुजू करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो ख़तरनाक वजूहात हैं वो सर्जिकल हैं। जो मेडिकल वजूहात हैं वो इतनी डेंजरस नहीं होती, उनको डायग्नोज करना, मसलन कब्ज़ की वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है, सो उसके लिए कोई ऐसी ख़तरात नहीं है बच्चे की लाइफ में। लेकिन अपेंडिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चों में ख़ास तौर पे अगर हो जाए तो विद इन आवर्स ये परफरेट कर सकती है, क्योंकि उसमें जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत कम होती है और ब्लड सप्लाई अगर रुक जाए तो वो अपनी जगह से वो फट जाती है और जो जहर या गंद है या पस है वो बाहर निकल आता है और एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। अभी विद इन द लास्ट 1 मंथ मैं थोड़ा सा शेयर करता चलूँ आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी, कि 4 बच्चे मैंने ऐसे ऑपरेट किए, बहुत सारी अपेंडिक्स की लेकिन 4 उसमें से ऐसी थी जिनकी अपेंडिक्स फट चुकी थी
और फटने की वजह से फिर उनका जो पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स है वो बहुत लंबा हो होता है, गया। बहुत एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं और कॉम्प्लिकेशन रेट भी बढ़ जाता है, और अगर इसको और डिले किया जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो वो कौन सा टेस्ट है जो वो कराएं जाके फौरन डॉक्टर के पास, ताकि उनकी अपेंडिक्स को वो देख सकें कि वाकई इनको अपेंडिसाइटिस है और अपेंडिसेक्टमी की ज़रूरत है, और किस तरह से फ़ौरन डिसीजन ले, ये ना सोचें कि नहीं भाई डॉक्टर ने सर्जरी की है, अभी हम वेट करेंगे, अभी फ़लान नहीं है, दिमाग नहीं है। तो ये बताइए। देखिए, इसमें अपेंडिसाइटिस जो है ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, ये सर्जन का हाथ, एग्जामिनेशन, हिस्ट्री और ये चीज़ों से वो डायग्नोज करता है। हमारे पास एक स्कोरिंग सिस्टम होता है अपने माइंड में। रिबाउंड टेंडरनेस, मैकबर्नीज पॉइंट, वो मैं टेक्निकल वर्ड्स इसलिए नहीं यूज़ कर रहा। एक स्कोरिंग सिस्टम है सर्जन के माइंड में होता है, जब वो एग्जामिन कर रहा होता है तो वो उसको स्कोर करता है और फिर वो बताता है कि इसको अक्यूट अपेंडिसाइटिस है या नहीं है। और अगर उसके स्कोरिंग सिस्टम में वो आ जाए कि ये अपेंडिसाइटिस है या उसकी परफोरेशन है, तो उसमें किसी सिंपल ब्लड टेस्ट तो इसलिए कराए जाते हैं कि ऑपरेशन की तैयारी के लिए, अदरवाइज उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप इसका CT स्कैन कराएं, MRI कराएं। ये एक अक्सर गलत तासुर पाया जाता है। लोग आके हमें कहते हैं जी अल्ट्रासाउंड तो नॉर्मल है, आप कैसे कह रहे हैं कि इसको अपेंडिसाइटिस है। तो बेसिकली वो जो डॉक्टर वाला इमेज था ना, पहले ज़माने में भी था कि आप डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर आपको हाथ लगाता था टेस्ट लिखने से पहले, उसका फोकस टेस्ट लिखने पर नहीं होता था, आपको हाथ लगाकर आपका मुआयना करता था, आपको लिटा के आपके पेट को दबा के देखता था कि पेट पे दबाने से दर्द हो रही है, कहीं सोजिश है कि नहीं है, कहाँ है दर्द, किस तरफ जा रही है, कौन सा पॉइंट है जिस पे वो पॉइंट कर रहा है। ये सारी चीज़ें ट्रू मेडिसिन में आती थी, और इसी मेडिसिन को आपने होल्ड ऑन करके रखना है। महज टेस्ट जो है वो कभी भी सारा कुछ नहीं बता सकते, साइंस तो एवर इवॉल्विंग होती है, तो उसके ऊपर रिलाई करने से भी डॉक्टर के ऊपर जो है वो रिलाई करें, और वो फिर जब आपको सर्जरी एडवाइस करें तो आपने डिले नहीं करनी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक और बात बताइए कि बहुत सारे बच्चों को कब्ज़ भी रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन इस हद तक ज़्यादा भी हो जाता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाएँ तो वो कहते हैं हर्ष स्प्रंग्स हो सकता है कि भाई इनका जो सिस्टम है वो पास ही नहीं कर पा रहा, इनकी वो पेरिस्टाल्सिस या जो मूवमेंट होती है आपकी आंत में वही नहीं है। तो ऐसे के लिए सर्जरी एडवाइस है कि नहीं है? देखिए, आपने जिस बीमारी का जिक्र किया, ये इसमें मुझे थोड़ा वक्त लगेगा आप सारी बताने में हर चीज़, क्योंकि हर्षप्रंग का जो इंसिडेंस है वो 1 in 5000 के करीब है, यानी हर 5000 जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से एक को हर्षप्रंग हो सकता है। कुछ ममालिक हैं जैसे जापान हो गया, साउथ फार ईस्ट, उसमें उसका तनासुब थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा, कब्ज़ एक कॉमन प्रॉब्लम है, हर बच्चा जो कब्ज़ के साथ आता है उसको ये नहीं है कि उसको हर्षप्रंग हो, क्योंकि जो 90% कॉजेज़ हैं दोज आर रिलेटेड टू डाइट, के बच्चा खाता क्या है, उसकी खुराक क्या है। अक्सर देखा गया है जो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे माएँ करती हैं कि दूध को बहुत देर तक उसकी ग़िज़ा का मेन हिस्सा बना दिया जाता है, और क्योंकि 6 months तक का जो बच्चा है वो उसको शीरखार बच्चा कहते हैं, उसको लेना ही सिर्फ दूध होता है। उसके बाद उसको शिफ्ट किया जाता है सॉलिड्स पे, वीनिंग स्टार्ट की जाती है, और सॉलिड्स में भी फिर वो चीज़ें दी जाती हैं जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, जिससे पखाना जो है वो बने और बच्चा उसको आराम से पास कर सके। तो उसमें फल है, सब्जियां हैं, या उसको टेबल फूड पे शिफ्ट करना होता है। तो ये मैं डाइट का सारा इसलिए बता रहा हूँ कि मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हैं जो कब्ज़ के साथ आते हैं वो बेसिकली इसलिए आते उनको डाइट के साथ, और वो डॉक्टर को फीस भी देंगे ये चीज़ सिर्फ सुनने के लिए कि आप इसको जो है मैदा इसका बंद करें, इसको वो चीज़ें ना दें जिसमें रिफाइंड फ्लावर है, वो चीज़ें बंद करें, और इसको हाई शुगर जैसे फ्रूट जूसेस हैं और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। अब आ जाए हर्षप्रंग के ऊपर। हर्षप्रंग तो एक ऐसी बीमारी है, ज़ाहिर है इसका सिर्फ सर्जिकल ट्रीटमेंट है। इसमें कुदरत ने वो खुलिये नहीं बनाए होते जिससे बड़ा पेशाब हरकत करे या आंत हरकत कर सकती है। तो इसकी अलामात पैदाइश से ही शुरू हो जाती हैं। बच्चा जो पहला पेशाब है वही अपने टाइम पे नहीं कर पाता, और उसमें पेट में सोजिश जो है या पेट फूलना जो है वो शुरू हो जाता है। अगेन इसका जैसे कोविड की बीमारी थी, एक पूरा स्पेक्ट्रम है, कोई वेंटिलेटर पे चला गया और किसी को पता ही नहीं चला कि उसको हुआ भी कि नहीं। तो इसी तरह इस बीमारी की भी बहुत सारी प्रेजेंटेशन है। ये क्रॉनिक कब्ज के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, ये पहला पखाना ना करना बच्चे का, या अंतड़ियों के फट जाने से भी प्रेजेंट कर सकता है। तो इसकी एक बहुत वेरिएबल या बहुत वाइड सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जी हाँ, इसका सिर्फ इलाज सर्जरी के अलावा कोई मुतबादिल हल नहीं है अगर किसी को है। अच्छा, एक और चीज़ जो होती है, जब आंत के अंदर आंत फंस जाती है और बच्चा चीखने लगता है, और बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी भी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द में होता है, और फिर इवेंचुअली उसका खून का सप्लाई भी जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो इसको जो इंटरसेप्शन है इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, और इसके सिम्टम्स किस तरह डिफरेंट हैं बाकी चीज़ों से, और कितनी जल्दी एक्शन लेना ज़रूरी है। देखिए, इंटरसेप्शन जैसे आपने कहा, इसका मतलब ये होता है कि आंत का एक हिस्सा
दूसरे हिस्से के अंदर चला जाता है। जैसे टेलीस्कोप पुराने ज़माने में पायलट्स के पास होती थी कि उसको कभी ऐसे खींच लेते थे, कभी अंदर बंद कर देते थे। अच्छा, अगर ये सबसे पहले तो इस बीमारी की ख़ास एज है, ये देखी जाती है 9 महीने से 1 साल के एज के बच्चों में ये ज़्यादा पाई जाती है। और फिर एक ख़ास सीज़न है, जैसे स्प्रिंग का सीज़न, अच्छा। या जब विंटर शुरू होती है, सर्दियाँ शुरू होती हैं, जाड़े का मौसम आता है, उसमें इसके तनासुब ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि एलर्जी जब ज़्यादा होती है तो इसका जो जैसे गले में टॉन्सल है, इसी तरह पेट में भी टॉन्सल्स होते हैं, उनका साइज़ बढ़ जाता है, तो इंटेस्टाइन्स की जो मूवमेंट्स हैं वो इस तरह से होती हैं कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से के अंदर चला जाता है। आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा था कि ये बच्चा कैसे प्रेजेंट करता है, ये एक हेल्दी बच्चा होगा जो माँ ने नॉर्मल उसको सुलाया, लेकिन नींद में से वो जागता है दर्द के साथ इस तरीके से कि अपनी टांगों को वो बिल्कुल सुकेड़ लेता है और शदीद दर्द में होता है, और थोड़ी देर बाद देखा जाता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, दोबारा वो सो गया। सो ये अटैक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और अगर ट्रीट ना करें तो फिर खून आना शुरू हो जाता है बड़े पेशाब में। सो अगर बच्चा अननेसेसरली रो रहा है और जिस एज ग्रुप में है, तो इंटरसेप्शन एक ऐसी बीमारी है जो कि एक एमरजेंसी है। अर्जेंटली बच्चे को डॉक्टर से रुजू करें, पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाएं, और इसका अल्ट्रासाउंड एक सिंपल सा टेस्ट है जिससे ये बहुत एक्यूरेटली डायग्नोज हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे बच्चों को पेशाब के भी बहुत सारे मसले होते हैं। पेशाब या तो नहीं आ रहा होता है, या फंस रहा होता है, या उसकी धार डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, या डायरेक्शन चेंज होती है, तो उसको भी करेक्टिव सर्जरी कितनी जल्दी करा लेनी चाहिए, और कैसे ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल हैं? देखिए, इसमें 2-3 बीमारियां हैं जो मैं क्लियर करता चलूं। जो सबसे कॉमन बीमारी है उसको हाइपोस्पेडियस कहते हैं। हाइपोस्पेडियस का मतलब है कि बच्चे के पेशाब का जो सुराख है वो अपनी असल जगह पे नहीं होता। इसमें सबसे पहले तो ज़रूरत यह है कि बच्चे की सुन्नत या सर्कमसीजन जो है वो ना कराई जाए, क्योंकि इसमें जो जिल्द है जो सर्कमसीजन या सुन्नत में काट के फेंक दी जाती है, वही जिल्द को यूज़ करके इसको रिपेयर किया जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए रियलाइज़ करना। और हेल्थ गिवर्स, अगर ये ऐसे बच्चे किसी सर्जन या किसी डॉक्टर के पास चले जाएँ सर्कमसीजन कराने के लिए, तो उसको सबसे पहले चाहिए कि वो सर्कमसीजन ना करे और उसको पीडियाट्रिक सर्जन के पास भेजे। इसकी वजह क्या है कि क्यों हम सर्जरी करना चाहते हैं? ज़ाहिर है बच्चा पेशाब तो कर रहा होता है, इसमें सर्जरी अगर इनकी ना की जाए तो इनफर्टिलिटी बहुत बड़ा, यानी इनके फिर आगे चल के बच्चे नहीं पैदा होंगे, और फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। ये एक ख़ास एज में इसकी सर्जरी करानी ज़रूरी है। आजकल 6 मंथ्स की एज में हम ये सर्जरी करते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं। हाइपोस्पेडियस माइनर या स्मॉल टाइप का भी हो सकता है, और इसमें बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोस्पेडियस भी देखे जाते हैं, जिनकी स्टेज या मल्टीपल सर्जरीज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ बहुत अनफॉर्चुनेट है ये कि हम सुनते कराने के लिए कसाई के पास भी चले जाते हैं, और कसाई जो कि यूजुअली बकरे को ज़िबा कर रहे होते हैं, वो बच्चे की सुनते उसी आज़ारों के साथ, उस तरह के साथ कर रहे होते हैं, और फिर इन्फेक्शन और दर्द और ख़राबी और वो डिसफिगरमेंट और हमेशा के लिए इनफर्टिलिटी, लो सेल्फ एस्टीम, सारा कुछ ही हो जाता है। तो थोड़ा सा इस इम्पोर्टेंस को स्ट्रेस करें कि सिर्फ काटना नहीं होता, it requires some kind of expertise and precision। और क्या केयर है एक बच्चे की सर्कमसिजन या सुन्नतों के बाद, और कौन सी आइडियल एज है बच्चे की सुनते कराने के लिए? देखिए, सर्कमसिजन एक सबसे कॉमन और सबसे पुरानी सर्जरी आप समझ लें कि ये दुनिया में राइज है, और ओवर द ईयर्स इसके बहुत सारे तरीके मुख्तलिफ दौर में होते रहे। पिछले कोई 20 वर्ष से जो तरीका राइज है छोटे बच्चों के लिए, जो जिनकी उम्र 1 साल से कम है, इसको हम रिंग मेथड या प्लास्टी बेल मेथड कहते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो इसमें उतनी ही स्किन उतरती है जितनी टेक्निकली रिमूव होनी चाहिए। नंबर 2, इसमें कोई स्टिचेस नहीं होते, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं देनी पड़ती, कोई ड्रेसिंग्स नहीं करनी पड़ती, और बच्चे के लिए ये तकलीफ दे भी दूसरे मेथड से बहुत कम है। सो लिहाजा ये मेथड जो है ये राइज है सारी दुनिया में, और इसी को ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन ये मेथड सिर्फ एक्सपर्ट हैंड्स में सेफ़ है। अगर ये अनसेफ हैंड्स में चला जाए, अक्सर आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ऐसे लोग भी ये प्रोसीजर कर रहे हैं जो ट्रेन नहीं है, और देख के उन्होंने या कहीं से वीडियोस देख के कहीं से सीख लिया। सो ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। सिर्फ लाइफ थ्रेटनिंग नहीं, बच्चे के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उसकी रिप्रोडक्शन की लाइफ के लिए, उसकी यूरिनेशन प्रॉब्लम के लिए एक बहुत बड़े मसाइल पैदा कर सकती हैं। दूसरा सवाल आपका ये था कि आया क्वैक्स या जो आम लोग हैं, कसाई या जो नाई जो करते हैं, आया उनको करना? ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए ये सर्कमसिजन। ये डॉक्टर्स, अब तो हर जगह डॉक्टर्स मौजूद हैं, और वो डॉक्टर्स करें जो इसमें ट्रेंड है। अब देखें 50%
पॉपुलेशन का या 49% पॉपुलेशन का ये प्रोसीजर होता है। हमारे पास इतने पीडियाट्रिक सर्जन्स नहीं है इस मुल्क में कि हर बच्चे का सर्कमसिजन एक पीडियाट्रिक सर्जन करे। सो ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर आपके किसी के गांव में पीडियाट्रिक सर्जन नहीं है, लेकिन कम से कम ट्रेन तो हो, या हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तहसील लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, वहाँ पे आप करवाएं। और अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं, वहाँ तो हर जगह पीडियाट्रिक सर्जन मौजूद है। इसमें इवन छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि बच्चे को पकड़ना कैसे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी हिप डिसलोकेशन हो गई क्योंकि उनको इस तरीके से पकड़ा गया कि उनको सर्कमसिजन करने के लिए, और वो पता भी नहीं चलता आगे। सो हमारे पास अब प्रॉपर रिस्ट्रेनर्स हैं जिसमें बच्चे को बहुत आराम से कंफर्टेबली प्लेस किया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया इस तरीके से दिया जाता है कि इट्स अ टोटल पेन फ्री एंड टोटल कॉम्प्लिकेशन फ्री सर्जरी। चलिए, ज़बरदस्त। अच्छा, एक और सवाल है, थोड़ा सा ऑर्थो से रिलेटेड है, लेकिन ये जो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं या बच्चों के टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं लिम्स, या पोलियो या रिकेट्स की वजह से ही टेढ़े हो रहे हैं, या कोई डेफिशिएंसी है या कोई ट्रॉमा हुआ है और उसको भी ऐसे छोड़ दिया जाता है और वो डिफॉर्मिटी बढ़ती चली जाती है, तो इसकी करेक्टिव सर्जरी भी जो है वो कितनी जल्दी करनी चाहिए और इसके साथ कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं और क्या है? देखिए, इसमें दो किस्म के इमराज हैं। एक वो है जो पैदाइशी, जैसे क्लब फुट मसलन, मैं थोड़ा सा इसमें टच कर दूं, जो आई थिंक आप शायद इसी मौजू पे आना चाह रही थी। क्लब फुट या बच्चे का जो पाँव है जैसे हॉकी की स्टिक होती है या गोल्फ का क्लब है, इस तरह होता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, प्योरली करेक्टेबल है, टोटल 100% इसको बग़ैर सर्जरी के करेक्ट किया जा सकता है, बशर्ते ये कि बच्चा वक्त पे पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाए। इसमें एक टेक्निक है जिसको पॉन्सेटीज टेक्निक कहते हैं, जो आजकल हम यूज़ करते हैं। इसमें इसके इस तरीके से इसको मैनिपुलेट या प्लास्टर्स लगाए जाते हैं कि इसकी 100% 2 या 3 प्लास्टर के बाद बच्चे को शूज़ पहना दिए जाते हैं स्पेशल किस्म के, और उसके बाद फिजियोथेरेपी के साथ जब बच्चा चलने की या वॉकिंग एज में आता है, जैसे 9 मंथ्स या 1 ईयर की एज में, तो उसको कोई डिसेबिलिटी नहीं होती। लेकिन यही चीज़ अगर डिले कर दी जाए, प्रॉपर उन हैंड्स में चला जाए बच्चा जो पॉन्सेटीज टेक्निक के साथ वाकफियत नहीं रखते, या एक प्लास्टर भी गलत लग जाए तो बच्चा हैंडीकैप हो जाता है फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। फिर उसकी बहुत सारी सर्जरीज करनी पड़ती हैं। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मालशियों के पास चले जाते हैं, पहलवानों के पास जाते हैं और वो तोड़ मोड़ कर रहे होते हैं, कभी कभी उनका फ्लुक लग जाता है, कभी नहीं भी लगता, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी इंक्रीज़ हो जाती है, सो मच सो कि वो बच्चा डिसेबल हो जाता है। तो थोड़ा सा आप बताइएगा सब लोगों को कि ये जो फ्रैक्चर्स हैं या किसी किस्म की भी डिफॉर्मिटी है, इसको कितना प्रॉपर फॉलो अप करना भी ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि प्लास्टर लगा के छोड़ दिया, इसको फॉलो करके करेक्टिव सर्जरी जिस स्टेप्स में डॉक्टर ने कही है वो कितना ज़रूरी है। देखें, फ्रैक्चर्स का मैं अलहदा से थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि बच्चों में 3 किस्म के फ्रैक्चर्स कॉमनली पाए जाते हैं। एक है एल्बो या नी का, ये जो एल्बो जॉइंट जो है, यहाँ पे फ्रैक्चर, जिसको सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर कहते हैं। सेकंड फ्रैक्चर है, बच्चे अक्सर आपने देखा है जंप करने का बहुत शौक होता है थोड़ी सी हाइट से दीवार से, तो इनमें फीमर या टिबिया का फ्रैक्चर या लेग का फ्रैक्चर, टांग के ऊपर के हिस्से या निचले हिस्से का फ्रैक्चर हो सकता है। और तीसरा क्लेविकल या हंसली की हड्डी जो है ये टूटती है। एल्बो का फ्रैक्चर सबसे ख़तरनाक फ्रैक्चर है, इसको अगर प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी हो सकती है, नंबर 1। सेकेंडली, अगर पहलवान के पास जाएँ तो इसमें जो सबसे ख़तरा होता है कि वो इस तरीके से या इतना टाइट ऊपर कोई पट्टी बांध देते हैं कि उसकी सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। बेतहाशा बच्चे हैं जिनकी हमें एम्पुटेशन या पूरा बाजू जो है वो काटना पड़ता है उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए। सो बिल्कुल इसको आप ऐसे सर्जन्स या ऐसे जगहों पे जाएं जहां इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। इसी तरह जो टांग के फ्रैक्चर्स हैं, बच्चों में ज़रूरी नहीं कि इनकी सर्जरी की जाए, ये प्लास्टर से भी ठीक होते हैं, लेकिन प्रॉपर मैनिपुलेशन या उनकी अलाइनमेंट करने के बाद उसको प्लास्टर कर दिया जाता है और उससे वो 100% करेक्ट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आ जाते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ कि हर बच्चे को ऑलमोस्ट जो है ना वो खांसी ज़ुकाम बार बार भी हो रहा होता है, फिर उसको बोला जाता है भी आपको टॉन्सिलाइटिस है। ईएनटी का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी पीडियाट्रिशियन तो आप हैं ही, इसलिए तो टॉन्सिलाइटिस और ये जो टॉन्सिल्स का मसला है, क्या सर्जरी करा लेनी चाहिए इफ़ इट इज़ अफेक्टिंग देयर एवरीडे रूटीन? बार बार बीमार हो रहे हैं, बार बार एंटीबायोटिक, स्कूल इफेक्ट हो रहा है, ग्रोथ इफेक्ट हो रही है, कितना लंबा प्रोसीजर है, कितनी जल्दी ठीक हो सकते हैं? देखिए, इसमें जैसे मेडिकल एक एवॉल्विंग साइंस है, वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीलियाँ आती हैं, नई रिसर्च आती है। एक ज़माना था जब टॉन्सिलेक्टमी या टॉन्सिल्स का निकालना बहुत कॉमन ऑपरेशन होता था, और मुझे याद है जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था, जो ईएनटी में जब मैं रोटेशन में गया तो सबसे कॉमन ऑपरेशन जो है जो सर्जरी शुरू करने लगता है वो भी सबसे पहले टॉन्सिलेक्टमीज ईएनटी में कर रहे होते। सो लेकिन अब ये पिछले 2 दहाइयों से ये सारा जो अंडरस्टैंडिंग है, ये काफ़ी इसमें तब्दीली आई है, क्योंकि अब ऐसी अद्वियात हैं
प्रिवेंशन है, या बच्चों में वो डायग्नोसिस या तशखीस से उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि वो मेडिकली जो है वो अपनी पीडियाट्रिक एज को आराम से बगैर सर्जरी के गुजार सकते हैं। क्योंकि टॉन्सिल्स ज़ाहिर है कुदरत ने फालतू तो जिस्म में नहीं रखे, ये एक पूरा रिंग है जिसको वॉल्डायर रिंग कहते हैं, जो कि एक फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी के तौर पे तो हमारे कुव्वत मुदाफ़ियत के ये काम आते हैं। तो इनको निकलवाना नहीं है हल, बल्कि प्रिवेंटिव मेजर्स आपने लेना है। बहुत ज़्यादा ठंडा खट्टा ये प्रोसेस चीज़ें ये सारा कुछ जो है नहीं करना। अच्छा, आप पीडियाट्रिक सर्जरी की हम बात करते हैं तो आप थोड़ा सा इनको ये भी बताइए कि जो एनेस्थीसिया होता है उससे बहुत लोग डर रहे होते हैं, तो वो कितना सेफ़ है बच्चों के लिए, और आज का जो लेटेस्ट एडवांसेस हैं उसके अंदर कितनी थोड़ी देर के लिए सर्जरी, डे टाइम सर्जरी हो सकती है, रिकवरी फास्ट हो सकती है, स्टिचेस भी डिसॉल्वेबल है और कैमरे के ज़रिए हो सकता है, इंसिजन की ज़रूरत नहीं है, स्कार नहीं होता। ये सारी जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं ताकि लोग कम डरें सर्जरी से और जल्दी करा लें। सबसे पहले तो मैं एनेस्थीसिया के हवाले से थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि जब हम काउंसलिंग करते हैं हर पेशेंट को सर्जरी से पहले बैठा के उनको समझाते हैं, सो वो जो क्वेश्चंस हमसे करते हैं वो सर्जरी से रिलेटेड कम होते हैं और एनेस्थीसिया से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनके खदशात हैं कि बच्चा बेहोश होगा तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि आया वो होश में भी आएगा या नहीं आएगा, कितनी देर बाद होश में आएगा, कोई उसको ज़हनी या दिमागी तौर पे कोई नुकसान तो नहीं होगा। सो यहाँ पे मैं ये चीज़ वाज़े करता चलूँ कि एनेस्थीसिया बिल्कुल सेफ़ है, इन सेफ़ हैंड्स, यानी वो हैंड्स जो ट्रेंड हैं बच्चों की उसमें। एक तो बच्चों का एनेस्थीसिया हर हॉस्पिटल या हर क्लिनिक पे नहीं हो सकता, ना ही देना चाहिए। सो बच्चों को, वालिदैन को उन क्लिनिक्स पे जो चाहे वो किसी भी सर्जन का ज़ाती क्लिनिक हो या छोटे छोटे जो क्लिनिक्स घरों में बने हुए हैं या मेकशिफ्ट क्लिनिक्स हैं, इसमें बिल्कुल भी बच्चों के ऑपरेशंस नहीं कराने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो एनेस्थीसिया की फैसिलिटीज़ हैं जो वो डील नहीं कर सकते, उनके पास ICUs नहीं है। सो सबसे पहले तो वालिदैन पता करें कि जिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा है क्या उसमें बैकअप फैसिलिटीज़ या ICU फैसिलिटीज़ मौजूद हैं या नहीं है। नंबर 2, जो एनेस्थेटिस्ट है वो पीडियाट्रिक एनेस्थेटिस्ट होना चाहिए, यानी उसकी बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होनी चाहिए बच्चों के एनेस्थीसिया में। बच्चों को इवन ड्रिप लगाना, कैनुला पास करना, वो भी डिफरेंट होता है बड़ों के मुकाबले में। सो एनेस्थीसिया इज़ एब्सोल्युटली सेफ़। ज़ाहिर अगर सेफ़ नहीं होगा तो सर्जरीज नहीं होंगी उसकी बच्चे की, सो ये उस लिहाज से बिल्कुल सेफ़ है। दूसरा ये है कि एनेस्थीसिया के साथ साथ जो पेन मैनेजमेंट जिसका आपने जिक्र किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल जो एनेस्थेटिस्ट हैं जो हमारे साथ काम करते हैं वो बच्चे को पेन फ्री रखते हैं आफ्टर सर्जरी एज वेल, क्योंकि वो एक क्रिटिकल टाइम होता है, एक 1 आवर और 2 आवर, जिसमें बच्चे को पेन ज़्यादा होती है। सो इसमें 2 किस्म के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो लोकल एनेस्थीसिया, वो उस जगह को सुन ऐसे एनेस्थेटिक एजेंट से कर देते हैं जो बहुत देर तक वहाँ पे पेन नहीं होती। और दूसरा, आजकल निचले धड़ की सर्जरी के लिए वो कमर की हड्डी के करीब एक टीका लगाते हैं, कॉर्डल ब्लॉक कहते हैं। ये वो एपिड्यूरल ब्लॉक नहीं है जो बच्चों की पैदाइश में लगाया जाता है, इसको कॉर्डल ब्लॉक कहते हैं। इसके बाद बच्चा जो है वो 3 आवर्स 4 आवर्स पेन फ्री रहता है। इवन जैसे सर्कमसिजन अंडर एनेस्थीसिया कर रहे हैं तो उसको पेन नहीं होगा, और वो गोल्डन पीरियड जिसमें बच्चे को तकलीफ होती है वो कवर हो जाता है, और उसके बाद फिर उसको अद्वियात के साथ पेन को मैनेज किया जाता है। अच्छा, ये जो गॉइटर होता है बच्चे के यहाँ पे, अब थायराइड की कमी से हम बहुत ज़्यादा सुना भी करते थे और दिखता भी है कि बच्चों को बाकी सिम्टम्स भी साथ साथ हो रहे होते हैं और एक बड़ी सी ग्रोथ होती है जिससे कि उनका सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं बल्कि स्वॉलोइंग वगैरह भी इफेक्ट होती है। तो ये जो थायराइड की सर्जरी है ये आप एडवाइस करते हैं की जाती है बच्चों में, करा लेनी चाहिए जल्दी या मेडिसिनली ट्रीट करना चाहिए? देखिए, इसमें बच्चों में 2 किस्म के थायराइड्स देखे जाते हैं। एक वो है जो पैदाइशी तौर पे गले में स्वेलिंग, थोड़ा सा मैं उसका जिक्र करता चलूँ, इसको थायरोग्लॉसल सिस्ट कहते हैं, या ये वो सिस्ट है जो पैदाइशी तौर पे होती है। इसका वो आयोडीन की कमी या उसके साथ ताल्लुक नहीं होता, ये एक पैदाइशी होती है। सो चूँकि गले में होती है तो ज़ाहिर है लोग नहीं समझते हैं कि थायराइड की उसका हिस्सा भी होती है। इसकी सर्जरी जल्द से जल्द होनी चाहिए। अगर ना कराई जाए तो इसमें इन्फेक्शन अगर हो जाए तो फिर इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ये एक बहुत टेक्निकल ऑपरेशन, सिस्ट ट्रंक सर्जरी इसका नाम है, जिसमें एक सेंटर में एक नेक में एक छोटी सी बोन होती है जिसको हायर्ड बोन कहते हैं, उसका भी एक पार्ट निकालना पड़ता है। यानी एक बहुत टेक्निकल ऑपरेशन है जो कि एक बहुत ट्रेंड या एक्सपर्ट पीडियाट्रिक सर्जन इसको परफॉर्म करता है। सो अगर नेक में इस तरह की स्वेलिंग है तो आप बिल्कुल इसको फौरी तौर पे अपने मुआलिज से रुजू करें, पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाएं और इसको ऑपरेट करवाएं। जहाँ तक दूसरा थायराइड या गॉइटर जिसका आपने जिक्र किया, जो कि पाकिस्तान में एक पूरी यहाँ पे एक बेल्ट है जहाँ पे आयोडीन की कमी की वजह से ये एक एंडेमिक या एक वबा की शक्ल इख्तियार कर गया है, तो ये बच्चों में भी देखा जाता है। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो पीडियाट्रिक और एडल्ट एज के बिल्कुल उसके करीब होते हैं, या 13 साल 18
साल की उम्र में जाके इनमें देखा जाता है। इनिशियल ट्रीटमेंट तो इनका भी एक ऑब्वियसली सारा इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद इनको जो इनिशियल ट्रीटमेंट है वो मेडिकल ट्रीटमेंट ही दिया जाता है, अनलेस के गॉइटर बहुत बड़े साइज़ का हो या उसमें कोई कैंसर बनने के खतरात हों, तो उसको उसी तरह ही जैसे एडल्ट्स को ट्रीट किया जाता है सेम ट्रीटमेंट बच्चों में भी दी जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे बच्चों को गिल्टियाँ हो जाती हैं, लाइपोमास भी हो गया, सिस्ट, गैंग्लियोनिक सिस्ट हो गया, ये सारी, तो इससे भी बहुत डर रहे होते हैं माँ बाप, वो कह रहे होते हैं कि पता नहीं क्या गिल्टी है, क्यों है, बढ़ रही है, नहीं बढ़ी है, बहुत ज़्यादा है, किसी ऐसी जगह पे तो नहीं है जहाँ दर्द कर रही है, डिसफिगर कर रही है या डिसेबल कर रही है, तो ऐसी गिल्टियों को कैसे डायग्नोस करना है और उसके लिए क्या करवाना होता है? देखिए, जिस्म में किसी भी किस्म की स्वेलिंग या गिल्टी जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, इसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी भी स्वेलिंग्स होती हैं जो ख़तरनाक है, मसलन कैंसरस हो सकती हैं और उनका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो वो जानलेवा भी हो सकती हैं, क्योंकि कैंसर भी आपको पता है एक छोटी सी स्वेलिंग से ही शुरू होता है, एक सेल से शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो एक बहुत ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है। सो जो आम तौर पे जो गिल्टियाँ हम देखते हैं बच्चों में, एक तो जिसका पहले भी एक कॉलर के साथ बात करते हुए भी जिक्र हुआ, वो हेमेंजियोमा, जो कि कॉमन चीज़ है। उसको डायग्नोस करना इसलिए आसान है कि उसमें एक कलर होता है, वो रेड कलर की होगी या स्ट्रॉबेरी की तरह का उसका शक्ल होगी, तो वो एक आसान होता है। इसके अलावा लाइपोमास का आपने जिक्र किया, लाइपोमा की शरह बच्चों के पीडियाट्रिक एज में बहुत कम है, सो इसलिए हम इसको एज ए कॉमन डायग्नोसिस तसव्वुर नहीं किया जाता। तो अगर स्किन में नोड्यूल है या स्वेलिंग है तो ये भी पैदाइशी अमराज हो सकते हैं, जैसे चेहरे में डर्मोइड सिस्ट, एक ऐसी सिस्ट है जो बच्चों में देखी जाती है, जो आंखों के एक सेंट्रल लाइन जो वो लाइंस ऑफ फ्यूजन्स में पाई जाती है। डर्मोइड्स अंदर भी होते हैं, जिस्म के ऊपर भी होते हैं। फिर बच्चों में अभी मैं कल ही एक पेशेंट देख रहा था, उसको गैंग्लियन की बीमारी, गैंग्लियन हाथों के ऊपर आपने 2-3 दफ़ा इस तरह टच करके भी मुझे बताया, तो ये वो बीमारी है जो टेंडन्स की जो शीथ है उसके बीच में ये पाया जाता है। अगेन इसका नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हमारे पास आजकल मौजूद है, जिसमें वो इस तरह से है कि उस एरिया को सुन करके लोकल एनेस्थीसिया में मल्टीपल पंक्चर्स करके एक प्रेशर ड्रेसिंग दी जाती है और देखा गया कि इससे बहुत सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि गैंग्लियन सर्जरिकली एक्सरसाइज करने के बावजूद भी कई दफ़ा रिकरेंस हो सकती है। ठीक है, अच्छा चलें आखिरी कॉलर की तरफ बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी वालेकुम सलाम, सैयद असगर रज़ा बात कर रहा हूँ, तहसील नालसी जिला बिहारी से। जी बताइए। अच्छा मैडम, मेरा सवाल ये है कि जी बताइए। मेरी वालदा के एज है तकरीबन 55 साल ना जी, तो उनका ऑपरेट करवाया था और टांग की हड्डी टूट गई थी जी, तो प्लेटें उसमें डली हैं, तो अब ये है कि वालदा मजदूरी की हालत में चली गई है, क्योंकि वो कामयाब ऑपरेशन नहीं हुआ, तो पस पड़ गई थी, पस की वजह से मैं काफी ज्यादा डैमेज हो गई थी टांग, तो जॉब वगैरह करता था, जॉब भी खत्म हो गई थी। अब वालदा की मैं मतलब टेक केयर करता रहता हूँ, तो मेरे असल मकसद कॉल का ये था कि डॉक्टर साहब से आपकी तरफ से मेरा किसी इमदादी इदारे से मेरा रास्ता करवा दिया जाए, ताकि तो मेरी वालदा की हाल बेहतर हो जाए, क्योंकि अब फाइनेंशियली मैं बहुत लो हो चुका हूँ, क्योंकि जॉब मेरी खत्म हो गई है, वालदा की तरफ से मैं घर में होता हूँ। तो ये आपसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट होगी। थैंक यू। डिफरेंट किस्म के कॉलर हैं और इनकी कंसर्न ये है कि बीइंग अ चाइल्ड ऑफ हिज मदर, वैसे तो मदर को मसला हुआ है, उनकी वालदा का ये हुआ है, लेकिन बेटा इसका हल ये नहीं है कि आप काम छोड़ के बैठ जाएं, क्योंकि बहरहाल आपके फाइनेंसेस बहुत ज़रूरी हैं, आप अपना काम जारी रखें, लेकिन कहाँ कहाँ इलाज मुमकिन होता है, ये तो खैर पीडियाट्रिक सर्जन है, लेकिन ये बता सकते हैं आपको कि बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पर फ्री इलाज होता है, तो आप जाके उनको वहाँ एडमिट कराएँ, उनका प्रॉपर एंटीबायोटिक कोर्स और सर्जरी कराएँ तो वो डेफिनेटली हो जाएगा। कोई आपकी नज़र में है तो आप भी डॉक्टर साहब उन्हें सजेस्ट कर दें। बहुत वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान एक अभी भी तरक्की की राह पे गामजन है। बहुत सारे ऐसे, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत एक्सपेंसिव सर्जरीज होती हैं और हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। जैसे इनकी वालदा को इन्फेक्शन हो गया प्लेट्स में, ज़ाहिर है प्लेट्स को निकाला जाएगा और उसको रिप्लेस किया जाएगा, तो ये तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी तकरीबन हर तहसील लेवल पे जो हॉस्पिटल्स हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स गवर्नमेंट ने वहाँ पे उनको प्रॉपर डिपार्टमेंट्स तहसील लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। तो जो भी इनका करीब डिस्ट्रिक्ट DHQ हॉस्पिटल है, ये उससे रब्ता करें और मैं यकीनन इनका इलाज, और सेहत कार्ड की भी सहूलत बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अब दस्तयाब है, और बड़े शहरों में जो हॉस्पिटल्स, हर शहर में बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद हैं जो फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैतुल माल से भी रुजू कर सकते हैं, और सबसे पहली बात, आपने अपना काम नहीं छोड़ना,
ताकि आप इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को सस्टेन कर सकें। हमारे साथ आज मौजूद थे चाइल्ड सर्जन थे, पीडियाट्रिक सर्जन प्रोफेसर नदीम अख्तर। उन्होंने बहुत सारी आपको बातें बताई। तो आप भी अपने जहन में ये रखिए कि बच्चों का एक तो बहुत ख्याल रखिए छुट्टियों के दौरान, उनको हर किस्म की डेंजर से दूर रखिए और लुक आउट कीजिए। अगर कभी भी वो कंप्लेन करते हैं किसी किस्म का भी, कोई दर्द, कोई गिल्टी, कोई जख्म, कोई डिफॉर्मिटी, तो आपने देर नहीं करनी। टाइम इज़ एवरीथिंग। फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाइए, प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर से उनका इलाज कराइए और अगर सर्जरी एडवाइस्ड है तो आपने दूसरी थॉट नहीं लेकर आनी और सर्जरी के लिए प्रोसीड कर लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।